हेलो एवरीवन, नमस्कार है आप सभी को, सारे डियर एस्पायरेंट्स को। दिस इज सतीन वर्मा। स्वागत आप सभी का संडे मॉर्निंग में पीसीएस प्रीलिम्स 2024 सेकंड पेपर सीसेट में कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग का जो एक आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के साथ मैं न्याय करने का प्रयास करूंगा और जो भी कुछ इस टॉपिक से जुड़ी हुई मूलभूत कॉन्सेप्ट है उनको समझाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीन वर्मा है। मैं यूपी पीसीएस के सेकंड पेपर को आपके सामने यहाँ पर कम समय पर प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, जितने भी उत्तर भारत में रहने वाले छात्र छात्राएँ हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली मैं यूपी पीसीएस की बात करूँगा इस वक्त, और उनको सेकंड पेपर सीसेट में डर लगता है, ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जिनको गणित और रीजनिंग में हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ। तो इस तकलीफ और डर को कम करने के लिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करने के लिए आज हम उस सेक्शन को यहाँ पर संभवतः समझाने का प्रयास करेंगे जिसका नाम संचार, अंतर्वैयक्तिक निर्णय क्षमता और आपका समस्या समाधान टॉपिक है। यकीनन फ्रेंड्स, अगर आप इस सेगमेंट को बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी सेकंड पेपर की आधी से ज़्यादा समस्या आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत सरल तरीके से आप मेंस में पार्टिसिपेट कर लोगे अगर आप मैथ और रीजनिंग में उतने बेहतर नहीं हुए। और यकीन मानिए, हर चीज़ बेहतर की जा सकती है, और नहीं तो उसका ऑप्शनल यहाँ पर मैं आपके सामने संचार टॉपिक को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। दिस इज सतीन कुमार वर्मा, मैं आप लोगों के बीच मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं क्रिटिकल थिंकिंग, जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इस क्रिटिकल थिंकिंग को समझाने का प्रयास करूँगा, जिसको हम आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन या विवेचनात्मक चिंतन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ूं, इस टॉपिक को समझाऊं, आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा, बर्निंग टॉपिक, जो एक प्रेजेंट का एक बहुत बड़ा इशू मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में सभी लोग बेंगलुरु को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। भारत का सिलिकॉन वैली माना जाता है, आईटी हब माना जाता है। अधिकांश भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनियों ने अपना हब वहाँ पर बना रखा है। सारी टेक्नोलॉजी का वर्क वहाँ पर होता है, और अधिकांश भारत से कई लोग वहाँ पर प्रवास करने जाते हैं, अपना रोजगार वहाँ से जनरेट करते हैं नौकरी के लिए। तो देखिएगा, वर्तमान में बेंगलुरु आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जल संकट की समस्या। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो आखिर क्या कारण है कि बेंगलुरु आज इस सिचुएशन में पहुंच गया है, हम उन मेजर पॉइंट्स की पहचान करेंगे। देखिए बच्चे, आज से ही नहीं, बेंगलोर काफ़ी समय से मेट्रो सिटी भी रहा है, और आपका ट्रैफिक की समस्या भी इससे भी जूझ रहा है, और आईटी हब होने के कारण वहाँ पर दिन प्रतिदिन जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। सोच के देखिए, यदि किसी क्षेत्र पर रहने लोगों की संख्या जितनी हो और उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जनसंख्या का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर जो सिचुएशन जल संकट की बन रही है, वो रातों रात नहीं है, उसके अनेक प्रॉब्लम हैं, अनेक समस्याओं के चलते इस सिचुएशन को वहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। सोच के देखिए, जब जनसंख्या दबाव बढ़ेगा, ऊपर से वहाँ पर पूरे के पूरे बेंगलुरु सिटी को कावेरी नदी से जल पूर्ति होती है, तो इस वक्त कावेरी नदी का जल स्तर घटता जा रहा है। अगर इसका एक कारण आप ये देखेंगे कि कावेरी नदी का जल स्तर घट रहा है, जल संकट की समस्या हो रही है, आबादी सब तक पानी पहुंचाना एक अपने आप में चैलेंज बना हुआ है, और ऊपर से आपका बेंगलुरु जो है वहाँ पर कंक्रीट का एरिया ज़्यादा विस्तारित हो रहा है। सोच के देखिए, अगर कंक्रीट का एरिया ज़्यादा विस्तारित होगा तो वहाँ पे जल वर्षा स्तर है, वहाँ पर जब पोर नहीं होंगे, छिद्र नहीं होंगे, तो बरसात का पानी जमीन में स्टोर कैसे होगा। ऐसे में भूमिगत जल स्तर की वहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो वहाँ पर जो कारण ऐसे बन रहे हैं जल संकट के, कोई एक कारण नहीं है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर नौकरी के लिए प्रवास, एक जनसंख्या एक बड़ा कारण है। कावेरी रिवर का जल स्तर घट रहा है, कंक्रीट की समस्या है। तो कुछ कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के भी कुछ ना कुछ भौगोलिक कारण भी अवश्य रहे होंगे। तो कहने का अर्थ केवल इतना सा है बच्चे, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसके प्रॉस और कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव आयाम, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आयाम, या हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक में कौन से पॉजिटिव बिंदु हैं या कौन से नेगेटिव बिंदु है। क्योंकि कोई भी काम आप करोगे ना, तो आप यकीनन सोचते हो कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, समस्याएं कम हो, और निष्पक्षता के साथ जब आप तराजू पर दोनों आयामों को यहाँ पर डिस्कस करोगे, उस पर खुली परिचर्चा या डिस्कशन या वाद विवाद का अवसर पैदा करोगे, तो यकीन मान के चलिएगा आप क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए दिन प्रतिदिन कलेक्टर को, मजिस्ट्रेट को ऐसी तमाम सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं कि उनको देखना पड़ता है कि हम ये वाले स्टेप का चयन करें या ये वाला स्टेप का चयन करें, क्योंकि उसको निष्पक्षता के साथ चयन करना है। वो एक तरफ झुकाव नहीं रख सकता है, उसको न्यूट्रल डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी टॉपिक को या बला को बच्चे सरलतम वर्ड में मैं आपसे कहूँगा क्रिटिकल अप्रोच या क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से जानते हैं, जो आपकी डिसीजन मेकिंग या निर्णय क्षमता को डायरेक्टली प्रभावित करने का कार्य करेगा। और यकीन मानिए इसका एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए बच्चे थोड़ा और एग्जाम्पल के माध्यम से इस थिंकिंग क्रिटिकल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चे आप जानते होंगे, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, जिसको हम कृत्रिम बुद्धि, रोबोटिक्स तक से जोड़ सकते हैं डायरेक्टली। प्रतिदिन 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और अगर आप करंट अफेयर के मुद्दों को देखते होंगे, तो रिसेंटली अभी भारत पहला ऐसा देश बना जिसने आर्टिफिशियल रोबोटिक्स तकनीक पे आधारित भारत का पहला, भारत ही नहीं विश्व का पहला इंजीनियर विकसित किया है। इंजीनियर यानी कि हम लोग की तरह नहीं, रोबोटिक्स इंजीनियर विकसित करा है। तो सोचिए बच्चे, ये चीज़ हमको आज प्रेजेंट में बेहतर लग रही है कि टेक्नोलॉजी क्या क्या हमसे करवा रहा है, लेकिन इसका दूसरा आयाम भी जरूर चर्चा करिए कि भविष्य में अगर आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर इंसान ना हो, उसका स्थान एक रोबोटिक्स या मशीन स्थान ले ले, तो सोच के देखिए जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ जाएंगे। तो कोई भी काम करिए, उसके चैलेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मुद्दों पर खुली परिचर्चा करिए, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसके गुण एवं दोष, लाभ एवं हानि, स्ट्रेंथ और वीकनेस निष्पक्षता के साथ कॉग्निशन के आधार पर, कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव का अर्थ होता है संज्ञान के आधार पर, सोच समझ कर जब हम डिसीजन लेते हैं, वो हमारे निर्णय क्षमता को, इवैल्यूएशन तकनीक, मूल्यांकन को सीधे प्रभावित करता है। तो कोई भी बात, किसी की भी बात ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है, उस पर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, उसके दोनों आयाम पर तराजू पर बैलेंस करने की अप्रोच करिए। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। संक्षेप में इस टॉपिक को मैंने आपके साथ सर चर्चा करा। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आगे आपके साथ और डिस्कस करूंगा। बच्चे, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 साफ साफ कहता है कि बच्चे भारत में इस वक्त क्रिटिकली डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो मेमोरी बेस्ड डेवलप हो रहे हैं। और सोच के देखिए, अगर मेमोरी बेस्ड फॉर्मूले को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे जितना भी भविष्य है, जितना भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवा आबादी जो जननांगी लाभांश के नाम से जानती है, अगर वो क्रिटिकल नहीं होगी, तो वो केवल और केवल विषय वस्तु को याद करेगा, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे हुआ, जनरेट नहीं कर पाएगा। और उसके अंदर अन्वेषण या डिस्कवरी अप्रोच, खोज करने की शैली, ह्यूरिस्टिक, जिसे हम खोज को ह्यूरिस्टिक कहते हैं, वो डेवलप नहीं होगी। इसीलिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी 360 डिग्री
क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। तो बच्चे ये आज एक टॉपिक था। धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके साथ मैं चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है सतीन कुमार वर्मा। मैं स्टेट पीसीएस जीके जीएस और स्टेट पीसीएस करंट और भारत में जितनी भी योजनाएं हैं उन पर काम करना, उसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, थोड़ा बहुत राइटिंग लेखन मुझको पसंद है। इसी के साथ कहना चाहूँगा, कह रहा है शोर ए दरिया से समंदर का सकूत, कह रहा है शोर ए दरिया से समंदर का सकूत, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। समझदार व्यक्ति धैर्य दिखाता है, पेशेंस रखता है, ज़्यादा नहीं बोलता, समय पर बोलता है जब ज़रूरत होती है। तो पेशेंस बना के रखिए। एग्ज़ाम के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद है।